हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग की जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है। क्योंकि आप लोगों का जो बायोलॉजी लगा है वो क्वेश्चन बैंक आ गया है किसका, क्लास 12th का। क्योंकि किसने, जिला प्रशासन ने जारी किया। जो जिला विभाग द्वारा है उन्होंने क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी जिला से जारी किया है। किसके लिए है, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए 2026 के लिए। तो आप लोगों को जो तैयारी है वो आप लोग और अच्छे से करना, अपनी कमर है वो कस लो। क्योंकि जो ये बायोलॉजी जिला का जो आता है क्वेश्चन बैंक वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों को इसके माध्यम से आप लोगों की तैयारी है वो और अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इस देखते हैं 12th का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। ये आप लोगों का ब्लूप्रिंट है अर्थशास्त्र का। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का देख लेते हैं क्वेश्चन। आप लोगों का कुल 4 अंक का आएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। फिर अगला है, उत्पादन संभावनाओं का वक्र क्या है, समझाइए। फिर अगला है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। फिर अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। 4 अंक का क्वेश्चन है जो कि हर एक प्रश्न में आएगा। आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना है। और जिन जिन बच्चों का तैयारी हो गया है वो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को इससे मिला के देखना है कि वही क्वेश्चन है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तैयारी तो आप लोगों को इससे कर लेना है मिला के। ठीक है, फिर अगला है आप लोगों का 14 अंक का जो क्वेश्चन है वो है, इसमें सबसे पहला है आप लोगों का प्रश्न, सबसे तटस्थता वक्र का झुकाव कहाँ होता है। फिर अगला, उपयोगिता का गणनावाचक जो विचार है किसने प्रस्तुत किया है। फिर अगला है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। फिर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होती है। फिर अगला है, चाय का स्थानापन्न वस्तु कौन सी है। फिर अगला है, कार का पूरक वस्तु क्या है। तो आप लोगों को जो ये 14 अंक वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को कर लेना है। कुल प्रश्न ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से करते चलना है। फिर अगला है अंकित प्रश्न। फिर पहला, उपयोगिता की माप, कुल औसत व सीमांत उपयोगिता के अर्थ लिखिए। फिर अगला है, सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकारों को समझाइए। फिर अगला है, व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका में अंतर लिखिए। फिर अगला है, मांग एवं आवश्यकता में 3 अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से करते चलना। और जिन जिन बच्चों का तैयारी हो गया है वो आप लोग एक बार और इसको मिला के देख लेना कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग को इससे और अच्छी बेहतर बना लेना है अपनी तैयारी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर अगला है, अगला क्या है, मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि के 3 अंतर लिखिए। फिर सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में 3 अंतर लिखिए। जो मिनिमम अंतर ही लिखने के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। फिर अगला है, अगला क्या है, 4 अंक की है प्रश्न। प्रश्न पहला, मांग के 4 आवश्यक तत्व को समझाइए। फिर अगला है, मांग के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर अगला है, मांग के नियम लागू होने के 4 कारणों को समझाइए। फिर अगला है, मांग की लोच 4 महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से करते चलना है। फिर अगला आता है आप लोगों का 6 अंकीय प्रश्न, जो कि आप लोगों का प्रश्न ऐसा है, उपयोगिता के अर्थ एवं 6 विशेषताएं लिखिए। फिर अगला है, उदासीनता वक्र की 6 विशेषताएं लिखिए। फिर मांग के नियम के 6 अपवाद लिखिए। फिर मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखकर उसके जो 5 श्रेणी है उसको वर्णन करना है। ये आप लोगों का 6 अंक वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर इकाई 3 का उत्पादन तथा लागत 1 अंक का जो प्रश्न है वो है, इसका जो कुल अंक है वो 15 है, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से करना है। फिर अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कुल उत्पादन का सूत्र लिखिए। फिर आगे है, औसत उत्पादन का सूत्र लिखिए। अल्पकाल किसे कहते हैं, अल्पकाल में कौन सी लागत शून्य हो जाती है, अल्पकाल में कौन सी लागत शून्य नहीं होती। फिर उत्पादन के एक साधन का नाम लिखिए। फिर अगला, औसत लागत का अर्थ लिखिए। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। किसका, इकाई 3 का उत्पादन तथा लागत का जो इकाई है उसमें से आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 6 अंकीय प्रश्न, जो कि 6 अंक वाला है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहला कौन सा है वो देख लेते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन
परिवर्तनशील अनुपात के नियम तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल में अंतर लिखिए। ठीक है, 6 अंतर लिखिए। फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है उत्पत्ति हास्य नियम के उदाहरण को एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। फिर अगला है उत्पत्ति हास्य नियम के 6 क्षेत्र बताइए। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये 6 अंक वाला है, इसलिए आप लोगों को जो अपनी तैयारी जो है अच्छे से करना है। और हाँ बच्चों, आप लोगों को जो हमारा ऐप है एकलव्य RPS ऐप में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। प्लस आप लोगों को जो निचोड़ बैच में है वो आप लोगों को ये जो प्रश्न बैंक बता रही हूँ, क्वेश्चन बैंक, वो आप लोगों को फ्री सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर अगला है जो इकाई 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसमें से आप लोगों का 2 अंकीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को इसको भी अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहला है संप्राप्ति आगम का अर्थ लिखिए। फिर कुल आगम के अर्थ एवं सूत्र लिखिए। फिर अगला सीमांत आगम का अर्थ एवं सूत्र लिखिए। फिर आगे औसत आगम का अर्थ एवं सूत्र लिखिए। फिर फर्म संतुलन का अर्थ लिखिए। आप लोग को इसको अच्छे से करते चलना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फिर अगला है 3 अंकीय प्रश्न, फर्म संतुलन की 3 शर्तें लिखिए। ये आप लोगों का 3 अंक वाला है। फिर अगला है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण से फर्म संतुलन को समझाइए। फिर पूर्ति तथा स्टॉक में 3 अंतर लिखिए। आप लोगों को याद होगा बच्चों, हम लोग के जो ऐप में है वो रणनीति वीडियो डला हुआ है और निचोड़, इनमें आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला के देखना है, क्योंकि ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग बताए हुए हैं। ठीक है, फिर अपना जो तैयारी है वो आप लोग और भी अच्छे से कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बाजार पूर्ति तालिका तथा व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में कोई 3 अंतर लिखिए। पूर्ति के तीनों प्रकारों को समझाइए। पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को समझाइए। आप लोगों को इसको अच्छे से करते चलना है। फिर आगे बढ़ते हैं इकाई 5 में बाजार संतुलन, जो कि 1 अंक का प्रश्न है। इसमें पहला है लाभ का सूत्र लिखिए। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत से निर्धारित होती है, यानी कि ये जो सारे क्वेश्चन है वो इकाई वार है, तो आप लोग को इसको अच्छे से करना है। इसमें आप लोगों का 1 अंकीय है। फिर अगला ये आप लोगों का 2 अंकीय है। बस सामान्य मूल्य का अर्थ लिखिए। किसका है ये? आप लोगों का इकाई 5 का है, तो आप लोग को इसको अच्छे से करते रहना है। ठीक है, फिर इकाई 6 का है। इसमें परिचय और राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो कि 1 मार्क्स वाला है। फिर इसी में आप लोगों का आता है 3 मार्क्स वाला, ये रहा आप लोगों को 3 मार्क्स वाला। आप लोगों को इसको भी अच्छे से करते चलना है। स्टॉक एवं प्रवाह में 3 अंतर, मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु में 3 अंतर, खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था में 3 अंतर। आप लोगों को इसको अच्छे से करते चलना है। ये इकाई वार है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। इसमें है 6 अंक वाला, ये आप लोगों को 6 अंक वाला है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आय की 6 विशेषताएं लिखिए। फिर राष्ट्रीय आय की 6 महत्व लिखिए। तो आप लोगों को इकाई वार दिया हुआ है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर इसमें इकाई 6वां है संख्यात्मक प्रश्न। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का जो टेबल है वो सकल घरेलू एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर बनाया गया है, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से देख लेना है। ये आप लोगों का टेबल दिया है, जो इकाई आप लोगों का बता रही हूँ उसके आप लोग उसको अच्छे से कर लेना है। इकाई 7वां में दिया हुआ था टेबल वाला। उसके बाद आता है इकाई 8 का, जो मुद्रा एवं बैंकिंग के लिए है। तो इसमें जो सबसे पहला है 1 अंक वाले प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप लोगों को 2 लिखाया हुआ है, आप लोगों को 2 प्रश्न पूछेंगे, जो कि 1 नंबर वाला है। वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किस प्रणाली में होता है? फिर 1 रुपये का सिक्का किस प्रकार की मुद्रा है? चेक हुंडी विनिमय बिल किस प्रकार की मुद्रा है? आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये जो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 4 अंकीय वाले में, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। आप लोग को इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये इकाई वार है। फिर आगे बढ़ते हैं इकाई 9 में आय और रोजगार का निर्धारण, जो कि 2 प्रश्न आएंगे इसमें, और वो भी 1 नंबर का। फिर समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, ये सब आप लोगों को हमारे रणनीति और निचोड़ वाली वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को बताए हुए हैं। फिर अगला है आप लोगों का इकाई 9 का सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, 1 अंकीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला है बजट के अर्थ लिखिए। फिर विनिवेश किसे कहते हैं? फिर आगे है आयकर किस प्रकार के कर हैं। फिर अगला है पेंशन किस प्रकार के व्यय है।
आप लोगों को इसको अच्छे से करते चलना है। फिर आप लोगों का आगे बढ़ते हैं। इकाई 10 में अदायगी, संतुलन व विदेशी विनिमय दर 2 अंकीय प्रश्न, यानी कि इसमें जो 2 अंक वाले हैं वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला है भुगतान संतुलन के अर्थ लिखिए। फिर अगला है भुगतान संतुलन में चालू खाता के जो अर्थ है उसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला एक पक्षीय अंतरण के अर्थ लिखिए। फिर पूंजी खाता क्या होता है इसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला है 4 अंकीय प्रश्न, इसमें जो 4 अंक है वो लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग को इसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा है, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदों को लिखिए। फिर विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। फिर अगला व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर लिखिए, जो कि ये आप लोगों का 4 अंक वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। कि अर्थशास्त्र में इकाई वार जो क्वेश्चन है वो बताया गया है बच्चों, तो आप लोगों को जो तैयारी है वो और भी बहुत आसानी से होगी, क्योंकि इकाई वार है तो आप लोगों को प्रश्न हिसाब से ही करना होगा अपने आप लोगों की तैयारी, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है और भी बेस्ट बनेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।